हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम और कोई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेम 1 में है, बाकी कोई यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब में सिलेबस बिल्कुल सेम है, हम आराम से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फॉलो करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंट्स करते वक्त फॉलो करना जरूरी है, उस बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, शॉर्ट फॉर्म में गैप बोलते हैं इसको, जनरली accepted accounting principles are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. तो basic rules and regulations है account से related. These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. तो जो financial statements हम बनाते हैं, किसके बेसिस पे बनाते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करना मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन अदर वर्ड्स, दे आर द गाइडलाइंस for preparing the financial statements. Principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practices. तो कोई भी काम हम जो बिजनेस में कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने के लिए जो भी बेसिक रूल्स रेगुलेशंस का जरूरत है, जो भी प्रैक्टिसेस का जरूरत है, जो भी जनरल लॉ का जरूरत है, वो सब कहां से पता चलता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस के जैसा है जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हम देखेंगे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी, आल्सो कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंट्स बनाते वक्त बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस और जो बिजनेसमैन है, दे आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। ये दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है। जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है सबको हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सारा ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या मानेंगे? हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे। कभी भी अपने आप को बिजनेस मैन मत मान लेना, हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस मानना है। अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेस अलग होता है और बिजनेस मैन अलग होता है। बिजनेस अलग एग्जिस्टेंस है बिजनेस का, और जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द
businessman. क्लियर है ये? देखना, entries are recorded in the books of accounts from the point of view of business. According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owner. तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से करते हैं? अकाउंटिंग हम करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। तो जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे, ना कि बिजनेस मैन। क्लियर? नेक्स्ट, ओनर बीइंग रिगार्डेड सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। मालिक जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, वो एक लाइबिलिटी के जैसा है। आज जैसे बिजनेस, एग्जांपल देता हूं तुमको, आज जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, तो एक बिजनेस सपोज जाके बैंक से लोन लाता है। सपोज अ बिजनेस टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक वर्थ 5 लाख रुपीज। तो ये जो बैंक लोन लाए हैं हम, क्या ये बैंक लोन लाइबिलिटी नहीं है? द आंसर यस, बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक वाला जो है वो हमसे 5 लाख रुपए वापस मांगेगा। सिमिलरली, अगर एक बिजनेस अपने मालिक से पैसा लाया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सपोज 5 लाख रुपया मालिक से लाया है बिजनेस फ्रॉम द, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो ये जो 5 लाख रुपए मालिक से लाया है कैपिटल के नाम का, क्या ये भी लाइबिलिटी नहीं होगा? द आंसर इज यस, ये भी लाइबिलिटी है। क्लियर? क्योंकि ओनर भी क्या है? ओनर भी आउटसाइडर है बिजनेस का। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है। अगर बिजनेस आउटसाइडर से पैसा लिया है, जैसे कि बैंक से, तो वो लाइबिलिटी है। सिमिलरली, अगर बिजनेसमैन से पैसा लिया है, दैट इज कैपिटल, तो कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होगा। क्लियर है? इस लाइबिलिटी को बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इस लाइबिलिटी को बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है? लास्ट, देयर अकाउंट विद द बिजनेस क्रेडिटेड विद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट। क्रेडिट किससे होगा? कैपिटल से, मतलब कैपिटल से हम और पैसा लगाएंगे तो बिजनेस में हमारा कैपिटल बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल उससे बढ़ेगा। ठीक है? कैपिटल कम किससे होगा? कैपिटल कम होगा या तो ड्राइंग से कैपिटल कम होगा, या अगर बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल कम होगा। क्लियर? तो कैपिटल इंक्रीज किससे होता है? जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो प्रॉफिट जो है कैपिटल में प्लस होगा, और अगर कोई लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल called as the accounting entity, also called as the business entity principle, जिसका बोलना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों दो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। All the transactions are recorded from the point of view of the business and not from the point of view of the businessman. इसीलिए बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है बिजनेस में, that is capital, is considered as an internal liability for the business. All the profit of the business belongs to the owner, that is added to the capital, and all the losses also belongs to the owner, that is it is deducted from the कैपिटल। क्लियर है? तो ये था पहला प्रिंसिपल कॉल्ड एज द बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का प्रिंसिपल का बोलना है कि बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिजनेस में, मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो रहा हो, उसको जब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना होगा
तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंट्स. जैसे अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जैसे ऑयल है, ऑयल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीटर, स्पीड को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, कपड़े को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, राइट. सिमिलरली जो अकाउंट्स है उसमें सारा ट्रांजेक्शन्स जो है वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस इज कॉल्ड एज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. देखना, ट्रांजेक्शन इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड. According to money measurement principle, transaction events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts. Stating differently, money is the common denominator. Money is the common denominator in recording the recording and reporting the transaction. मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जो भी ट्रांजेक्शन हो जाए, all the transactions will be converted in terms of money and then it will be recorded in the books of accounts. Clear? but इसके दो limitations हैं. जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो ये कि जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है. बट रियल लाइफ के अंदर हो सकता है नॉन मॉनेटरी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हो, बट ये जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है ये नॉन मॉनेटरी थिंग्स को इग्नोर कर रहा है, राइट. देखना, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉइज. हमारे लिए एसेट तो है एम्प्लॉय, बट उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एसेट जो एम्प्लॉय है उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल human resource with the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statements because they cannot be measured and expressed in monetary terms. तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए, बट फिर भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकते एम्प्लॉय को एज एन एसेट. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ मनी इम्पॉसिबल होगा. क्लियर है. तो ये पहला लिमिटेशन है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो इग्नोर करता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को. ठीक है. सेकंड, वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक. ये प्रिंसिपल मानता है कि करेंसी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मनी का वैल्यू उतना का उतना ही रहता है. बट इन रियलिटी द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग. पैसा का वैल्यू बदल रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन. आज सपोज ये पेन अगर मैं 100 रुपए में खरीदता हूं तो 2 साल बाद या 5 साल बाद यही पेन मुझे खरीदने में 150 रुपए लगेगा. बात समझ में आ रहा है. तो इन्फ्लेशन के वजह से द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग. पैसा का वैल्यू बदल रहा है, राइट. लेकिन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है ये चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता. क्लियर. तो दो लिमिटेशंस हो गया. पहला, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. और दूसरा, मनी मेजरमेंट करेंसी के वैल्यू को स्टैटिक मानता है, बट रियलिटी में पैसा का वैल्यू जो है वो बार बार बदलता रहता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन. गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलता है कि आज अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो बिजनेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड. हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को बंद करने का. आज किसी से भी पूछ लो, आज मुझसे पूछ लो कि सर कब तक पढ़ाते रहोगे, मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास जवाब नहीं रहेगा कितना दिन तक पढ़ाऊंगा.
मैं यही बोलूंगा बेटा, जब तक बच्चे लोग पढ़ेंगे, जब तक बच्चे लोग का प्यार मिलेगा, तब तक पढ़ाते रहेंगे। कितना दिन पढ़ाऊंगा, इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है। सिमिलरली तुम अपने पेरेंट्स से पूछो कि पापा ये जो बिजनेस कर रहे हो कितना दिन और करोगे, तो ये जवाब नहीं रहेगा पेरेंट्स के पास कि कितना दिन तक और ये बिजनेस करेंगे। पापा क्या बोलेंगे, जब तक प्रॉफिट होगा, जब तक ठीक चलेगा, तब तक बिजनेस करेंगे। क्लियर है? इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है एक बिजनेस जो है वो चलता रहेगा फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है आने वाले सालों में इस बिजनेस को बंद करने का। क्लियर? देखना, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो आने वाले फ्यूचर में बिजनेस चलता ही रहेगा ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. तो आने वाले फ्यूचर में हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। हम अपने बिजनेस को चलाते रहेंगे फॉर अ indefinite time period. It is because of this concept that distinction is made between capital and revenue expenditure. इस प्रिंसिपल के वजह से ही हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब वो खर्चा जो हमको सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा, और रेवेन्यू मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जैसे आज मैं एक एसी खरीदा और मैं बोल रहा हूं कि ये एसी 5 साल चलेगा, दिस एसी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि एसी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मैं कहीं ना कहीं ये एज्यूम तो कर ही रहा हूं कि मैं 5 साल तक बिजनेस करता रहूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब मैं बोलता हूं कि 5 साल तक एसी मुझे बेनिफिट देगा, तो देयर इज अ हिडन assumption दैट वी विल कंटिन्यू द बिजनेस, वी विल रन द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्लियर है? तो गोइंग कंसर्न हर जगह मतलब एज्यूम्ड है कि फॉलो हुआ ही होगा। गोइंग कंसर्न के वजह से ही हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एंड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है ये? लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट। इसी के वजह से फिक्स्ड एसेट को हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखते हैं और थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करते हैं हर साल। क्लियर है? तो गोइंग कंसर्न के वजह से ही एक्सपेंडिचर्स क्लासिफाई होता है इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। गोइंग कंसर्न के वजह से ही हम एसेट्स को लिखते हैं एट कॉस्ट और फिर उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। 2 और क्लास हमको लगेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने में। अभी इस क्लास के अंदर इतना में रोकेंगे हम इसको। आने वाले क्लासेस के अंदर पॉइंट नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़े बिजनेस एंटिटी अल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा हम पढ़े मनी मेजरमेंट और तीसरा हम पढ़े गोइंग कंसर्न। क्लियर है ये? तो अच्छे से पढ़ के आना, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जुड़े रहना चैनल के साथ। कंप्लीट वीडियोस अपलोड होगा, सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ मिल जाएगा तुमको। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।